Unwall Pacific. Hello students. Today we are going to start with the chemical thermodynamics का जो पूरी समरी देखेंगे उसकी थियरी को आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये हमारा एमएसटी सीईटी का जो लेक्चर्स का ये फोर्थ चैप्टर है केमिस्ट्री में। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने सॉल्यूशन कोलिगेटिव सॉलिड स्टेट और आयनिक इक्विलिब्रियम को कवर करा हुआ है। आज के लेक्चर में थर्मोडायनामिक्स से शुरू करेंगे और आज के इस लेक्चर में थर्मोडायनामिक्स की पूरी जो थियरी है उसको एक ब्रीफ में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, बहुत छोटे छोटे आपने ऑलरेडी बोर्ड्स के लिए तो तैयारी करी ही होगी इसकी। एक रिवीजन टाइप आप समझ लीजिए क्या है थियरी, तो उसको देख लेते हैं। चलिए ठीक है। केमिकल थर्मोडायनामिक्स अगर हम बात करें तो जो स्टार्ट होता है, देखो पहली बात तो ये है कि थर्मोडायनामिक्स में जो टर्म्स यूज होते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं वो है सिस्टम एंड द सराउंडिंग। सिस्टम क्या होता है? यूनिवर्स का कोई भी पार्ट जिसको आपने थर्मोडायनामिक स्टडीज के लिए कंसिडर करा है, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। ठीक है, चाय का कप एक सिस्टम है, पानी की बॉटल एक सिस्टम है। ठीक है, मैं एक सिस्टम हूँ और मुझे छोड़कर, जैसे अगर मैं एक सिस्टम हूँ तो मुझे छोड़कर बाकी सब क्या है? सराउंडिंग है। सिस्टम और सराउंडिंग को जब आप मिलाते हो तो क्या मिलता है आपको? यूनिवर्स। एंड द सिस्टम एंड द सराउंडिंग आर सेपरेटेड बाय बाउंड्री। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेंगे कि बात करेंगे टाइप ऑफ सिस्टम की। किसकी बात करने वाले स्टूडेंट? टाइप ऑफ सिस्टम की। देखो सिस्टम, देखो अब इस डायग्राम में आपको सीधा सीधा दिख रहा है सिस्टम तीन टाइप के हैं आपका। अ, यहाँ पे देखिए, एक होता है आपका ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम और एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम किसको कहते हैं? जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन सराउंडिंग के साथ होता है। जैसे ये चाय का एक गर्म कप का डायग्राम आप देख रहे हो, तो इसमें क्या होगा? चाय पहले ठंडी हो जाएगी तो मतलब एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, साथ ही साथ कुछ समय के बाद इसमें के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी वेपराइज होने लगेंगे। तो ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज हो जाए सराउंडिंग के साथ, उसे हम क्या कहते हैं? ओपन सिस्टम कहते हैं। क्लोज सिस्टम में क्या होता है? क्लोज सिस्टम में क्लोज सिस्टम में एनर्जी का तो ट्रांजैक्शन एनर्जी तो ट्रांसफर होती है बट मैटर ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है ना, मैटर अंदर ही रहता है, एनर्जी का ट्रांसफर हो जाता है, तो ये होता है क्लोज सिस्टम। इंसुलेटेड सिस्टम की खास बात यह है कि इसमें ना ही इसमें ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होता है, ना ही मैटर का एक्सचेंज होता है। जैसे थर्मस है, थर्मस में आपने गर्म चाय रख दी तो काफ़ी समय के लिए वो गर्म ही रहने वाला है और उसमें जो मैटर है वो भी वेपराइज नहीं होगा। ठीक है, सो ओपन सिस्टम एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज होता है सराउंडिंग के साथ। क्लोज सिस्टम इसमें सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होता है, मैटर का एक्सचेंज नहीं होता सराउंडिंग के साथ। आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होता है, ना ही मैटर का एक्सचेंज होता है सराउंडिंग के साथ, याद रखिएगा। सो दिस इज द टाइप ऑफ सिस्टम। फिर हम बात करेंगे स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। तो दो प्रकार के मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी आती हैं, एक होता है आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी उसे कहते हैं जो कि क्वांटिटी डिपेंडेंट होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी उसे कहते हैं जो क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होती है। एग्जांपल के तौर पे हम एग्जांपल ऐसे दे सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक मैंने ऐसा रेक्टेंगल बनाया है, ठीक है, इसका अंदर का टेम्परेचर मान लेते हैं T है, वॉल्यूम कितना है? V है। और मान लीजिए मैंने इसको दो पार्ट में से डिवाइड किया तो यहाँ का वॉल्यूम हो जाएगा V1, यहाँ का वॉल्यूम हो जाएगा V2, बट टेम्परेचर दोनों का अभी भी सेम ही रहने वाला है। टेम्परेचर अलग नहीं होगा स्टूडेंट, याद रखिएगा, टेम्परेचर जो है वो अलग नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसे हम कहते हैं, तो क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे अलग नहीं होगा, हाँ चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि क्योंकि अब जैसे एक रूम है, आप समझिए, कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स। तो मान लेते हैं कि एक रूम है, उसका टेम्परेचर T है, वॉल्यूम V है। ठीक है, मैं एक पार्टीशन डाल देता हूँ तो दोनों साइड का वॉल्यूम तो हाफ हाफ हो जाएगा, बट टेम्परेचर जो है वो हाफ अपने टेम्परेचर सेम ही रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपने बीच में एक पार्टीशन डाल दिया तो यहाँ का टेम्परेचर भी हाफ हो गया, यहाँ का भी टेम्परेचर हाफ हो गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सो टेम्परेचर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी वेयर इज अ वॉल्यूम इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम क्या है स्टूडेंट? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसको और ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए 1 लीटर का बॉइलिंग पॉइंट हो, अब जैसे यहाँ पे ठीक है ना, सो ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। कौन कौन सी? एक प्रॉपर्टी जैसे देखो, कौन कौन सा एक्सटेंसिव है? मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी, नंबर ऑफ मोल्स, ऑल आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ऑल आर, इंटरनल एनर्जी भी है, एंट्रोपी भी है, ये सब क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा स्टूडेंट। जबकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करोगे तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या? क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है। जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर है, सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, स्पेसिफिक हीट है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट का एग्जांपल ले लो,
1 लीटर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से बॉईल होता है, तो अगर 100 लीटर पानी भी है तो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल होगा, ठीक है। 1 लीटर पानी की जितनी विस्कोसिटी है 100 लीटर पानी की भी विस्कोसिटी उतनी ही रहने वाली है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, ठीक है। सो ये है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक चीज़ जो यहाँ पे बुक में नहीं लिखी है वो ये है कि जैसे दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो जो है ना वो इंटेंसिव होता है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए। सो एग्जांपल के तौर पे क्या हो रहा है कि जैसे डेंसिटी है, तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास एंड वॉल्यूम बोथ आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बोथ आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वेयर द डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। डेंसिटी क्या है स्टूडेंट, डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरीके से प्रेशर है, प्रेशर क्या है, प्रेशर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स एंड एरिया बोथ आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड सो वी कैन से दैट द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, याद रखिएगा इस चीज को। अब बात करेंगे स्टूडेंट हम लोग स्टेट फंक्शन की, किसकी बात करने वाले हैं, स्टेट फंक्शन की, ठीक है। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन की बात करेंगे। हाँ, स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन, देखो स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन क्या होता है। ऐसी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी जो सिस्टम के स्टेट पे डिपेंड करती है उसे हम क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन, और जो कि पाथ पे डिपेंड करती है उसे हम कहेंगे पाथ फंक्शन। इसको समझते हैं इस तरीके से। स्टेट फंक्शन क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल लूँ पोटेंशियल एनर्जी का, तो पोटेंशियल एनर्जी इसको हम ऐसे समझेंगे, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो मान लीजिए कि यहाँ पे बात हो रही है, ऐसे हम समझते हैं, ये एक बिल्डिंग है। मैं अक्सर अपने लेक्चर में ये एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बॉल है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी 150 जूल है, और यहाँ पे एक बॉल है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी 50 जूल है। इससे फर्क नहीं पड़ता ये बॉल, अच्छा ठीक है, तो ये सिनेरियो है। तो हम इसको ऐसे समझते हैं कि ये बॉल यहाँ से यहाँ गई होगी, कई तरीके होंगे इसके, हो सकता है कि इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने इसको उठा के से फेंक दिया हो या कोई लेकर गया हो। तो इससे फर्क नहीं पड़ता ये बॉल यहाँ पर कैसे पहुंचा, मतलब नीचे से ऊपर कैसे पहुंचा, इससे फर्क नहीं पड़ता। जब भी वो ऊपर जाएगा किसी भी मेथड के थ्रू जाएगा ऊपर, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना रहने वाला है, 150 ही रहने वाला है हमेशा, ठीक है। सो द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, दोज थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन द स्टेट आर कॉल्ड स्टेट फंक्शन, वेयर एज the thermodynamic property which is whereas the thermodynamic property which is depend on path is called path function। path function कौन सा स्टूडेंट, तो पाथ फंक्शन की अगर हम बात करें तो वर्क एंड हीट बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ पाथ फंक्शन, बोथ आर, जैसे एग्जांपल ऐसे समझिए कि ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ सीधा जा सकते हो, फिर ऐसे जा सकते हो आप, ठीक है, इस तरीके से जा सकते हो, या फिर आप ऐसे ऐसे जा सकते हो। तो तीनों ही केसेस में आप ए से बी की तरफ जब गए आप, तो आपने तीनों केसेस में वर्क तो देखो अलग अलग किया ना स्टूडेंट, वर्क क्या किया, अलग अलग करा यहाँ पे। So work is definitely depend on the path. Work is definitely depend on the path, और हीट भी जो होता है पाथ पे डिपेंड करता है, याद रखना, ठीक है ना। एक ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखो, जैसे गाड़ी चला रहे हो तो इंजन में से कितना हीट रिलीज होगा, डिपेंड्स, ज़्यादा दूरी तक चलाओगे ज़्यादा हीट रिलीज होगा, समझे बात को, तो ये पॉइंट है। सो इट इज डिपेंड्स ऑन द पाथ। सो वर्क एंड हीट आर पाथ फंक्शन, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। सो ये हो गया स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन की बात करते हैं। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स हम, चलिए कुछ थर्मोडायनामिक प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस में देखिए कौन कौन से प्रोसेस आएंगे। एक होगा, देखो सबसे पहला जो प्रोसेस आता है वो आता है आपको स्टूडेंट आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस अ प्रोसेस विच टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, a process which takes place at constant temperature is called isothermal process। और इसकी खासियत ये होती है कि इस प्रोसेस में डेल्टा टी, मतलब तो जीरो होता ही है, इंटरनल एनर्जी में भी किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता। डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो इन आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब समझिए इस बात को क्या हो रहा है। क्योंकि मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि आप पानी को क्या कर रहे हो, बॉईल कर रहे हो, ठीक है। पानी को आपने क्या करा है, बॉईल कर रहा है। एक एग्जांपल बॉइलिंग का ज़रूरी नहीं है, ऐसे ले लेते हैं कि पानी आपने रखा हुआ है, ठीक है, एंड दिस ये वेपराइज हो रहा है। तो रूम टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ना, रूम टेम्परेचर तो मान लीजिए 30 डिग्री है रूम टेम्परेचर, तो 30, ये टेम्परेचर क्या है स्टूडेंट, कांस्टेंट है।
ये जो वेपराइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, मतलब जो लिक्विड वाटर स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू वेपर्स, तो ये वेपराइजेशन का जो प्रोसेस इट टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर ना। सिस्टम का अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ऑब्वियस बात है उसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इट इज द ओवरऑल एनर्जी possessed by that system. It is the sum of total energy possessed by the system is called internal energy, ठीक है। एक तो ये चीज़ है। फिर अब बात करते हैं हम लोग स्टूडेंट आइसोबैरिक प्रोसेस की। Isobaric process, a process which takes place at constant pressure. A process which takes place at constant pressure is called isobaric process. इज कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस। और यहाँ पे याद रखिए ना, डेल्टा पी क्या होता है, जीरो होता है। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं लेबोरेटरी में आप करते हो, खाना पकाने का प्रोसेस है आपका, ठीक है, वो सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहे हैं, ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कांस्टेंट है। फिर होता है स्टूडेंट आइसोकोरिक प्रोसेस। इट इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। वॉल्यूम क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे कांस्टेंट होता है, मतलब डेल्टा वी क्या होगा स्टूडेंट, जीरो। याद रखना आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन बहुत कम होता है, मतलब वर्क डन ऑलमोस्ट जीरो होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वर्क होता ही नहीं है। अगर हम अपने इस फॉर्मूले पे जाए, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, सो डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, सो देर इज नो वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं, प्रोसेस इन विच देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एडियाबैटिक प्रोसेस। इन एडियाबैटिक प्रोसेस द सिस्टम इज कंप्लीटली इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब मान लीजिए कि कोई थर्मस में कोई चाय, जैसे एक थर्मस एक इंसुलेटेड सिस्टम है, सो वॉट एवर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन एन इंसुलेटेड सिस्टम इट्स टर्म्ड एज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या कहेंगे उसे हम, एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं, याद रखिएगा इसको। सो अब देखो इसमें क्या होता है, क्योंकि सिस्टम तो अब देखो एडियाबैटिक प्रोसेस में ना सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज भी हो सकती है और क्या हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, याद रखिएगा। बिकॉज सराउंडिंग से कुछ मतलब नहीं है एडियाबैटिक प्रोसेस में, ठीक है। एंड चलो लास्ट जो प्रोसेस आ रहा है वो आता है रिवर्सिबल प्रोसेस। अब देखो स्टूडेंट रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, जब हम रिवर्सिबल प्रोसेस की अगर हम बात करें, सब प्रोसेस विच टेक, देखो इस तरीके की प्रोसेस जो है रिवर्सिबल प्रोसेस, इसके बारे में पहले आपको बता दूं, दीज आर द प्रोसेस विच इज़ अ कम्प्लीटली इमेजिनरी एंड द हाइपोथेटिकल प्रोसेस, याद रखिएगा इस चीज़ को। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे अगर हम देखें कि एनक्लोज रिवर्सिबल प्रोसेस, इसको हम ऐसे समझते हैं, अगर आप थोड़ा सा डीट इस करें तो मान लीजिए कि पिस्टन है, ठीक है, एंड दिस इज एन, ये बीकर है, ये पिस्टन है। तो इमेजिन, आपको ये मानना है ये मासलेस पिस्टन, क्यों मैंने आपको इसको इमेजिनरी बोला, ये मासलेस है, ठीक है। और ये क्या होगा आपका, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, ऑलमोस्ट क्या है ये, फ्रिक्शनलेस है। तो इस तरीके का तो सिस्टम पॉसिबल नहीं, और अंदर आइडियल गैस है। अंदर कौन सी गैस भरी है स्टूडेंट, अंदर है यहाँ पे आइडियल गैस है। सपोज यहाँ पे क्या हो रहा है, और यहाँ पे ना छोटे छोटे आपने पार्टिकल्स रखे हुए हैं सैंड के। सो प्रोसेस को इतना स्लो रखना है, अ प्रोसेस विच टेक्स प्लेस एट इनफाइनाइटली सिमली स्लोली, अ प्रोसेस विच टेक्स प्लेस एट इनफाइनाइटली सिमली स्लोली इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। तो पॉइंट नंबर 2, जैसे आपका पिस्टन ऊपर देखो, एक्सपांशन हुआ गैस का, हम एक्सपांशन कर रहे हैं, तो गैस ऊपर की तरफ जाएगी, पिस्टन एग्जाम अधिक, ठीक है ना, पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है, बट ये इतना स्लोली जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि प्रोसेस हो रहा है। सो इट मीन्स इक्विलिब्रियम इज स्टैब्लिश्ड एट द एवरी स्टेप ऑफ द प्रोसेस, मतलब हर एक स्टेप में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। तो अगर मान लेते हैं कि कंप्लीटली इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, तो कंप्लीटली इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल प्रोसेस है तो पढ़ क्यों रहे हैं, तो उसकी वजह है कि ऐसे प्रोसेस में जो वर्क मिलता है, अगर इस तरीके का प्रोसेस पॉसिबल हो, तो इस तरीके की प्रोसेस में जो वर्क मिलता है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। हम लोग देखो, जो ह्यूमंस है ना, ये हर एक उस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं जिनमें एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है ना। आपको किसी भी प्रोसेस में एनर्जी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो और वर्क बहुत ज़्यादा मिले, क्योंकि जहाँ पर भी एनर्जी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा वर्क वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। यूजफुल वर्क, नॉन यूजफुल वर्क की बात नहीं कर रहा हूँ, यूजफुल वर्क बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये है आपका रिवर्सिबल प्रोसेस, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, इससे सवाल बहुत कम बनते हैं, बस इतना याद रखना है। सीटी के पर्सपेक्टिव से बात करें, वाई रिवर्सिबल प्रोसेस इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम वर्क, इट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम वर्क, दैट्स इट,
ठीक है स्टूडेंट, चलो आगे देखते हैं हम लोग। फिर हम बात करेंगे हीट एंड वर्क की। किसकी बात करने वाले हैं? हीट एंड वर्क। हीट एंड वर्क बोथ आर पाथ फंक्शन। तो पहले हम बात कर लेते हैं हीट की। सो हीट, हीट की बात कर लेते हैं। हीट इज अ डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है ये? हीट क्या है? हीट इज अ डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसको याद रखना। हर, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बट इट इज अ डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ हीट, डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है। सो पहले तो हम वर्क देख लेंगे। ये वर्क है, ठीक है। वर्क क्या होता है स्टूडेंट? वर्क, तो वर्क की अगर हम बात करें तो जो यहाँ नहीं दिया, बेसिकली वर्क दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है आपका इलेक्ट्रिकल वर्क, एक होता है आपका स्टूडेंट मैकेनिकल वर्क। इस चैप्टर में हमें इलेक्ट्रिकल वर्क है आगे, बट उतना उसे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है हमें इलेक्ट्रिकल वर्क पे। मैकेनिकल वर्क पे आएगा। मैकेनिकल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली वर्क होता क्या है? वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी फैक्टर मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटी फैक्टर। ठीक है ना? क्या होता है वर्क? वर्क इज इंटेंसिटी फैक्टर मल्टीप्लाई बाय, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी फैक्टर एंड द कैपेसिटी फैक्टर। याद रखना, ये समरी है। ठीक है। वर्क इज एन, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी फैक्टर एंड कैपेसिटी फैक्टर। आगे इसका डेरिवेशन हम करेंगे तो इसमें ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। देखो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? साइन कन्वेंशन। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम उसकी बात करेंगे, साइन कन्वेंशन की। तो ठीक है स्टूडेंट, साइन कन्वेंशन ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो साइंस कन्वेंशन की बात करते हैं। याद रखना, अगर एक्सपांशन हो रहा है, क्या हो रहा है? एक्सपांशन। एक्सपांशन का मतलब होता है वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम, तो हमेशा याद रखना पॉजिटिव साइन आएगा। अगर कंप्रेशन हो रहा है, सो दैट मीन्स वर्क डन, एक मिनट स्टूडेंट्स, वर्क डन ऑन द सिस्टम। यहाँ पे स्टूडेंट वर्क डन बाय द सिस्टम है ना, तो ये नेगेटिव आएगा, सॉरी, और ये आएगा आपका पॉजिटिव। ठीक है। तो एक्सपांशन हो रहा है तो वर्क डन बाय द सिस्टम, ये क्या होगा? नेगेटिव। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी भूल गया वो। और जब भी कंप्रेशन होगा तो क्या आएगा? वर्क डन ऑन द सिस्टम, सो इट शुड बी पॉजिटिव। इट शुड बी पॉजिटिव। ठीक है ना? याद रखना, इट शुड बी, वर्क डन इज ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव। ठीक है। अगर हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, अगर हीट, अगर एक्सोथर्मिक है तो आप जानते हो कि नेगेटिव साइन आएगा। एक मिनट स्टूडेंट्स, हाँ, अगर एक्सोथर्मिक है तो हमेशा नेगेटिव साइन आएगा, और अगर एंडोथर्मिक है तो साइन जो आएगा वो आएगा पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन ज़रूरी होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा। साइन कन्वेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम देन इट इज नेगेटिव, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम देन इट इज पॉजिटिव, वर्क इज डन बाय द सिस्टम दैट इज नेगेटिव। ठीक है ना? वर्क, याद रखना, बोथ आर द पाथ फंक्शन है, पहले हम बात कर चुके हैं। फिर देखिए स्टूडेंट, फिर आता है एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क। देखो, अब वर्क के ना आपके दो फॉर्मूले हैं आपके पीडीएफ, आपके बुक में दो फॉर्मूले हैं स्टूडेंट। ये साइन कन्वेंशन हमने कर लिया। वर्क के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। वो दो फॉर्मूले कौन से हैं? एक है आपका स्टूडेंट वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो इरिवर्सिबल प्रोसेस किया है, इसको हम कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ठीक है। सो W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डेल्टा वी। सो दिस इज द मेन फॉर्मूला। सो W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डेल्टा वी। देखो डेरिवेशन CT के लिए मैटर नहीं करता। ठीक है ना? डेरिवेशन वहाँ पे कोई नहीं पूछने वाला, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर दूसरा होता है वर्क डन इन रिवर्सिबल एक्सपांशन। देखिए याद रखना, ये वर्ड याद रखना, रिवर्सिबल एक्सपांशन, आइसोथर्मल रिवर्सिबल, याद रखना इस चीज़ को। और आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस। तो जो फॉर्मूला निकल के आता है स्टूडेंट वो आता है W इज इक्वल टू -2.303 nRT log V2 बाय V1। और अगर आप बॉयल्स लॉ को जानते हो तो बॉयल्स लॉ के हिसाब से
V2/V1 की जगह पे आप फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हो, nRT log P1/P2. So these two formula is very useful in कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। यही दो फॉर्मूले पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे सीईटी में, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं फ्री एक्सपांशन की। ठीक है, साइन कन्वेंशन में बता चुका हूँ, फ्री एक्सपांशन जरूर देखो। फ्री एक्सपांशन में क्या होता है? फ्री एक्सपांशन मींस एक्सपांशन अगेंस्ट जीरो अपोजिंग फोर्स। वैक्यूम में एक्सपांशन, तो वैक्यूम में क्या होता है कि कोई वैक्यूम में कोई अपोजिंग फोर्स है ही नहीं। तो जब अपोजिंग फोर्स ही नहीं है तो वर्क हुआ ही नहीं, साइंस के हिसाब से कोई वर्क नहीं हुआ। तो ऐसे केस में वर्क डन क्या होगा स्टूडेंट? जीरो। ये देखिए एक्सटर्नल, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है स्टूडेंट? जीरो, याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, एक समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क क्या है, और इसका जो फॉर्मूला है बेसिकली ये लास्ट में आता है। कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क को थोड़ा समझ लेते हैं क्या है। देखो, इरिवर्सिबल और इसमें अगर हम बात करें इरिवर्सिबल में और रिवर्सिबल में वर्क डन, देखो इरिवर्सिबल में क्या होता है ना, प्रोसेस टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर। Process takes place at a constant pressure, whereas in a reversible process in reversible process takes place at a variable pressure। ठीक है, मैं अभी आपको बता चुका हूं कि जब हम बात करते हैं रिवर्सिबल एक्सपांशन, रिवर्सिबल वर्क की, ठीक है, या रिवर्सिबल प्रोसेस में, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क जो होता है वो मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम इसलिए होता है कि क्योंकि ये जो वर्क हो रहा है वो मैक्सिमम एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट होता है, वो मैक्सिमम एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट होता है। समझे बात को स्टूडेंट? और ये इस ग्राफ से आपको पता भी चल जाएगा, अगर यहाँ पे ग्राफ दिया हो बुक में। सो आई थिंक द ग्राफ इज नॉट गिवन दिस HSC टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो आपने ये ग्राफ देखा होगा कहीं ना कहीं। तो ये होता है आपका प्रेशर, दिस इज अ वॉल्यूम। तो होता ये है कि दिस इज द, ये वाला ग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा वाला ग्राफ होता है। तो होता ये है कि ये देखो, यहाँ पे ना ये जो रीजन है, दिस रीजन इज द वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, इज वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, वेयर एज ये जो पूरा रीजन है ये वाला आपका, ये पूरा रीजन, दिस इज द वर्क डन, जो ग्रीन से शेडेड है, ठीक है, वो भी ऐड हो जाएगा ऊपर वाला एरिया। सो दिस इज द वर्क डन, दिस इज द प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन इन ए रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल में हमेशा वर्क क्या होता है? मैक्सिमम होता है, इसी को कहते हैं मैक्सिमम प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि देखो जब आप किसी प्रोसेस, जब भी आपका एक्सपांशन मैक्सिमम एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट हो रहा है तो वर्क भी क्या होगा? अब मैक्सिमम होगा। समझे बात को? ये याद रखिएगा इस चीज को। चलिए ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम वर्क। डेरिवेशन हमें नहीं करना है, याद रखिएगा। सो चलिए अब बात करेंगे स्टूडेंट इंटरनल एनर्जी की। इंटरनल एनर्जी का क्या है? इट इज द इट इज द सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट विद इन द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इट इज अ स्टेट फंक्शन। याद रखिए यही दो सवाल पूछे जाते हैं। पहली बात कि इंटरनल एनर्जी क्या है? इट इज द सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट विद इन द सिस्टम। दूसरा पॉइंट ये है कि इंटरनल एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और स्टेट फंक्शन है, एंड यूनिट उसका वही रहने वाला है। दूसरी बात कि किसी भी सिस्टम की एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी कितनी है वो कैलकुलेट नहीं की जा सकती। हाँ, बट आप डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो दो सिस्टम में इंटरनल एनर्जी का कितना डिफरेंस है, क्योंकि आप टेम्परेचर देकर आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कितना डिफरेंस, आप हमेशा फाइंड आउट कर सकते हो स्टूडेंट। ये ठीक है ना, एग्जैक्टली कितनी वो कभी नहीं निकाल सकते, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए फिर हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के स्टूडेंट। किसकी बात करेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ओनली वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। मैथमेटिकली फर्स्ट लॉ कैसे अप्लाई होगा मैथमेटिकली? सो मैथमेटिकली अगर हम देखें, देखो तो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन में एक डायग्राम काम आ जाता है हमें। मान लेते हैं इसकी इंटरनल एनर्जी U1 है स्टूडेंट। मैंने क्या किया, इस सिस्टम को थोड़ा सा हीट कर दिया तो अब एनर्जी U1 प्लस क्यू हो गई, करेक्ट है। और इसको मैंने थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी? U1 प्लस क्यू प्लस W।
वर्क किया ना उस पे, तो प्लस डब्ल्यू भी आएगा। और सो फाइनल इंटरनल एनर्जी किसके बराबर है, यू टू इज इक्वल टू यू वन प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू। सो यू टू माइनस यू वन इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। यू टू माइनस यू वन क्या होता है स्टूडेंट, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। सो दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, आप यहाँ पे इसको और थोड़ा सा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू है, आप वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी इंटू डेल्टा वी लिख सकते हो। सो क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी आएगा फॉर्मूले में स्टूडेंट। ठीक है, सो ये फॉर्मूला भी आपको काम आता है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर डेल्टा वी ज़ीरो हो जाए, डेल्टा वी ज़ीरो हो जाए तो कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू, ये आपने हमेशा याद रखना है, क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू, क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू। ठीक है, सिस्टम को आपने अगर कांस्टेंट वॉल्यूम में सिस्टम, अगर अगर आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करोगे तो इसमें सिस्टम को जितना भी हीट एनर्जी दोगे दैट इज इक्विवेलेंट टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज इक्विवेलेंट टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान में रखिएगा। सो अब आगे देख लेते हैं हम लोग। सो ये फॉर्मूला आपको काम आने वाला है। अब देखिए अलग अलग प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाया गया है। जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस में देखें तो क्या होता है, ये देखो इन इक्वेशन को ध्यान देना है। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू क्या होता है स्टूडेंट, डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो, तो ये फॉर्मूला, क्योंकि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू था, तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस क्यू। समझे बात को, तो इसका ये मतलब होता है द अबव इक्वेशन इंप्लाइज दैट द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज एंटायरली यूज्ड फॉर ड्यूरिंग वर्क ऑन द सराउंडिंग। मतलब आप सिस्टम देखो, मतलब आपने सिस्टम को जितना, देखो इसका क्या मतलब है कि आपने सिस्टम को जितना एनर्जी दी उतना पूरा वर्क हो गया, विच इज नॉट पॉसिबल बट ऐसा हुआ है। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, Q इज इक्वल टू जीरो होता है स्टूडेंट। सो Q अगर जीरो होगा तो इसका ये मतलब है डेल्टा U इज इक्वल टू डब्ल्यू। सो इट मीन्स सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होती है, अगर आप सिस्टम पे वर्क कर रहे हो, increase in internal electricity on the work done on it. If the work is done by the system, then the surrounding at the expense of its internally, the internal energy accompanying the adiabatic process would decreases. So point ये है, देखो पॉइंट है क्योंकि आपने Q जीरो दिया है, तो आप सिस्टम में जितना, देखो इसका पॉइंट ये है, thus an increase in internal energy of the system is the work done on it। मतलब कि आप जितना वर्क कर रहे हो उतनी ही उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। पॉइंट समझे, आप जितना वर्क कर रहे हो, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू डिक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। समझे बात को, ये चीज है। आगे देखते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस में, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ आइसोकोरिक प्रोसेस का। आइसोबैरिक प्रोसेस की अगर हम बात करें स्टूडेंट, आइसोबैरिक की, usually chemical reactions are carried out in the open containers under constant atmospheric pressure. In each reaction delta V is equal to not equal to zero। आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, QP इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी एक्सटर्नल डॉट डेल्टा वी। सो सिंपल एक फॉर्मूला आएगा और कुछ नहीं करना है आपने। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जो अगला टर्म है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हाँ दैट इज एंथैल्पी। बहुत इंपॉर्टेंट है। एंथैल्पी क्या होता है स्टूडेंट, एंथैल्पी इज द हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम। एंथैल्पी क्या है, इट इज द हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम के अंदर जितनी हीट एनर्जी दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी। और इसका जो फॉर्मूला है आप ऐसे देख सकते हो। सो एंथैल्पी का जो फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, एंड इवन एंथैल्पी, पहली बात तो ये, दूसरा पॉइंट ये है कि ये भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और स्टेट फंक्शन है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 ये हो गया। और इसका फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, यू इज इंटरनल एनर्जी प्लस पी वी। ठीक है, आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जो फॉर्मूला था उससे अगर मिलाओगे तो सेम यही फॉर्मूला बनता है। ठीक हो गया, एक ये चीज़ है। और एक और चीज़ याद रखना है इसमें, डेल्टा H इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू क्यू पी, इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू क्यूपी। इसका क्या मतलब है कि सिस्टम के एंथैल्पी में कितना अगर कांस्टेंट प्रेशर पे किसी प्रोसेस को आप कर रहे हो, कांस्टेंट प्रेशर पे किसी प्रोसेस को आप कर रहे हो, तो एंथैल्पी में जो भी बदलाव होगा वो इक्विवेलेंट होगा जितना आपने सिस्टम को हीट एनर्जी दी है।
जितना आपने सिस्टम को हीट एनर्जी दी, अगर आपने सिस्टम को 50 किलो जूल हीट एनर्जी दी तो चेंज इन एंथैल्पी भी कितना आएगा, 50 किलो जूल एट कांस्टेंट प्रेशर पे। चलिए स्टूडेंट, फिर आता है स्टूडेंट रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर केमिकल रिएक्शन। देखो अब ये जो फॉर्मूलाज है ना, ये बहुत काम आते हैं। तो फॉर केमिकल रिएक्शन देखो, जैसे ये काम कहाँ आएगा, बेसिक फॉर्मूला ये है। मैं इसका डेरिवेशन आपको नहीं करा रहा हूँ, डेरिवेशन ज़रूरी नहीं है। द फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो ये किस लिए काम आएगा, ये काम आएगा जैसे मान लीजिए प्रॉब्लम में आपको केमिकल रिएक्शन दिया है, तो उस केमिकल रिएक्शन में कितना एंथैल्पी में बदलाव हो रहा है, कितना एंथैल्पी में बदलाव हो रहा है, उसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच क्या है, चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा एन जी क्या है स्टूडेंट, दिस इज द चेंज, इट इज द डेल्टा एन जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। याद रखना इसमें सिर्फ गैशियस प्रोडक्ट और गैशियस रिएक्टेंट को कंसिडर करना है, ठीक। चलिए, फिर एक और फॉर्मूला आता है वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन। मतलब देखो ये जो फॉर्मूला था अभी जो हमने करा, वो था केमिकल रिएक्शन में एंथैल्पी में बदलाव वो निकालना, जबकि वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन ये जो फॉर्मूला ये कहाँ काम आने वाला है, देखो ये बेसिकली आपको काम आने वाला है केमिकल रिएक्शन में वर्क डन कितना हो रहा है। तो वर्क डन इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन जी आर टी। याद रखना वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक हो गया बात। ये सब ना केसेस याद रखना, इफ एन टू इज ग्रेटर देन एन वन देन डेल्टा एन इज पॉजिटिव, वर्क डन क्या होगा आपका नेगेटिव। अगर एन वन इज ग्रेटर देन एन टू मतलब कि रिएक्टेंट के मोल प्रोडक्ट से ज़्यादा है, तो वर्क डेल्टा एन जी नेगेटिव आएगा, वर्क डन क्या होगा, वर्क इज डन ऑन द, तब कंप्रेशन होगा, और दोनों बराबर तो कोई वर्क होगा ही नहीं। ठीक है, ये केसेस याद रखना, मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट के मोल्स ज़्यादा है, रिएक्टेंट के मोल्स कम है, तो इसका मतलब है कंप्रेशन, वर्क इज सॉरी कम एक्सपांशन वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अगर एन वन ज़्यादा है एन टू कम है, इसका मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, दैट मीन्स यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है। और अगर दोनों बराबर हैं तो डेल्टा एन जी जीरो हो जाएगा, कोई भी वर्क नहीं होने वाला, ठीक। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे हम लोग एंथैल्पीज ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिक बात है कि एंथैल्पी ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे। देखो बहुत सिंपल है, इनके छोटे छोटे डेफिनेशंस होने वाले हैं यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे पहली बात की एक एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इसका क्या मतलब है, enthalpy change that occurs when 1 mole of a solid is converted into liquid without change in temperature at constant pressure is enthalpy of fusion। मतलब अगर आपके पास एक मोल पानी है, आइस के फॉर्म में है, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो जो भी हीट एनर्जी आप दे रहे हो सिस्टम को, दैट इज इक्विवेलेंट टू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा हीट ऑफ फ्यूजन कितना है, +6.01 एट 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेशर भी कांस्टेंट होना चाहिए। इसी अगर इसका उल्टा ले लोगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, अगर इसका उल्टा लोगे, क्योंकि ये एंथैल्पी फ्यूजन मेल्ट किया तो एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग। इसी तरीके से होता है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एक मोल लिक्विड को एक मोल गैस में कन्वर्ट करने के लिए कितना एनर्जी लग रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे और कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पे ना दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, +100 डिग्री सेल्सियस पे ये एनर्जी +40 है, और एट 25 डिग्री सेल्सियस पे ये एनर्जी कितनी है, +44 किलो जूल है। कम टेम्परेचर पे जो हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब ज़्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ रही है हाइयर टेम्परेचर पे, समझे बात को, इस चीज़ को ध्यान रखना। फिर आता है स्टूडेंट एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, जैसे कि आपका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन था, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन था, इसी तरीके से एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है, एक मोल सॉलिड आइस को सीधा गैस में बदलने के लिए कितना एनर्जी लग रहा है, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज द सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। इस चीज़ को भी ध्यान रखना, हेस लॉ से ये आता है ये। फिर आता है स्टूडेंट एंथैल्पी ऑफ, नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक और मॉलिक्यूलर चेंज, इसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। क्या है ये, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन की अगर हम बात करें, ये क्या है, देखो इट इज द एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ अ गैसियस एटम, फ्रॉम 1 मोल ऑफ एन गैसियस एटम।
पहले ना प्रोसेस को समझना है, कुछ नहीं है। आप प्रोसेस को समझ लीजिए, उस प्रोसेस में जो एनर्जी इन्वॉल्व है वही है उसका डेफिनेशन। बेसिक बात ये है, आयोनाइजेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे तो रिमूव होगा ना, एनर्जी देना पड़ेगा। जितना भी एनर्जी दे रहे हो स्टैंडर्ड कंडीशन में, 1 मोल, अगर आपके पास गैस और सोडियम के गैसेस एटम है तो 1 मोल का जितना भी एनर्जी दे रहे हो, इलेक्ट्रॉन 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकले, सॉरी, 1 मोल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी दे रहे हो उसको क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन। ठीक हो गया ये। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है। फिर आता है स्टूडेंट एंथैल्पी ऑफ एटम आयोनाइजेशन। देखो एटम आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? एटम आयोनाइजेशन का मतलब ये होता है कि जैसे अगर सॉलिड कार्बन है तो उसको आप इतना हीट करो कि वो अपने एलिमेंट्स, वो अपने कार्बन का एक एलिमेंट है, ठीक है, कार्बन एक, जैसे मान लीजिए कि 100 कार्बन होंगे, उसको हीट करो, सबको अलग अलग कर दो, ऑल द 100 कार्बन सब के सब अलग हो गए, इसको कहते हैं एटम आयोनाइजेशन। एक एटम को दूसरे अपने ही एटम से अलग कर देना, इसको कहते हैं एटम आयोनाइजेशन। और ये भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसमें जो एनर्जी दे रहे हो वो क्या? एंथैल्पी ऑफ एटम आयोनाइजेशन। फिर आता है स्टूडेंट एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है स्टूडेंट लैटिस एंथैल्पी, एक होता है आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, क्या क्या होता है? लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब देखो क्या होता है कि मान लेते हैं कि मेरे पास पानी है, सॉल्यूशन बनता कैसे है उसको हम समझते हैं। तो इसके दो स्टेप्स हैं। मान लीजिए पानी है हमारे पास, पानी में मैंने नमक ऐड करा, तो जो नमक है पहले उसका जो लैटिस है ना, जो सॉल्ट है, उसको क्रिस्टल लैटिस उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर उसको लैटिस कहेंगे। ठीक है। पानी में जाने के बाद वो ब्रेक डाउन होता है, तो ब्रेक डाउन जब हो रहा है तो वो एक प्रोसेस है, मतलब NaCl इज कन्वर्टेड इनटू Na+ एंड Cl-। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी लगती है उसको कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। सुनिएगा ध्यान से, सॉलिड NaCl है, so when you heat it, it converted into Na+ and the Cl- ion, so this process is called इस प्रोसेस में जो एनर्जी लग रही है उसे क्या कहते हैं? लैटिस एंथैल्पी। एक बात हो गई। फिर व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू Na+ एंड द Cl- ion, वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप्ड इट, मतलब उसको क्या करता है? हाइड्रेट करता है। ये सेकंड स्टेप है। मतलब Na+ है तो द नेगेटिव पोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ट्रैप्ड इट, Cl- को पॉजिटिव पोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ट्रैप्ड इट, तो इसको कहते हैं हाइड्रेशन का। सो जो लैटिस, जो नमक के टूटने का जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है, हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सो कोई भी सॉल्ट पानी में तभी डिसॉल्व होता है जब आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी से ज्यादा हो। क्या ज्यादा हो? हाइड्रेशन एंथैल्पी शुड बी ग्रेटर देन लैटिस एंथैल्पी, इस चीज को याद रखिएगा। और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को अगर मोटे मोटे तौर पर देखोगे तो इट इज द सम ऑफ लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक, ये चीज है। और अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं कि क्या है एंथैल्पी, मैंने नमक है पानी में डाला, सो इट में बी एंडोथर्मिक, इट में बी एक्सोथर्मिक, इट में बी एंडोथर्मिक, इट में बी एक्सोथर्मिक, कुछ भी हो सकता है ये। तो इसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। जैसे इस प्रोसेस में ये क्या आ रहा है? एंडोथर्मिक आ रहा है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक, याद रखिएगा यहाँ पे। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे थोड़ा सा हम लोग एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस, तो आपने पता ही है क्या होता है ये। ठीक है। हाँ, अब जो चीज़ है वो है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो क्या है ये। The standard enthalpy of formation of a compound is the enthalpy change that accompanies in which 1 mole of the pure compound in its standard is formed from its element in their standard state। अब देखो सुनो ध्यान से, एक रिएक्शन आप कर रहे हो, तो रिएक्शन वो एक्सोथर्मिक हो सकता है, एंडोथर्मिक हो सकता है, उसमें जो, ठीक है, कोई रिएक्शन करो कुछ चीज़ फॉर्म होगी, तो उसके लिए जो एनर्जी लग रही है उसको क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड जो यहाँ पे वर्ड है ना वो इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या होना चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म हो वो 1 मोल फॉर्म होना चाहिए, अपने स्टैंडर्ड स्टेट में फॉर्म होना चाहिए, और जो रिएक्टेंट आपने लिया है वो अपने एलिमेंटल स्टेट में होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे इसको देखिए, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मुझे कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है, क्या बनाना है? मेरा प्रोडक्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट शुड बी इन अ सॉलिड स्टेट, बिकॉज सॉलिड स्टेट जो है उसका वो स्टैंडर्ड स्टेट है। क्या है? सॉलिड स्टेट। और ये कैसे बनाना चाहिए? कैल्शियम से बना होना चाहिए। इसमें कार्बन आपको ऐड करना है, इसमें आपने ऑक्सीजन ऐड करना है। 1/2 मोल ऑक्सीजन ले लीजिए, एक एक, ये भी सॉलिड हो, ये भी सॉलिड हो, और ये गैस हो। सही है, तो यहाँ पे ना बैलेंस कर लेना। सो 3/2 ऑक्सीजन, करेक्ट।
तो अब इस रिएक्शन में अगर आप देखो तो जो प्रोडक्ट बना है वो 1 मोल बना है, वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट, ये जो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैल्शियम कार्बोनेट, वो 1 मोल बना है। ठीक ठीक हो गया, वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में बना हुआ है, ठीक है, 1 मोल बना है, वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में फॉर्म है इसी तरीके से। और वो जो बना है वो अपने एलिमेंट से बना हुआ, मतलब आपने कैल्शियम लिया, कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया। मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 3/2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी कैल्शियम कार्बोनेट मिल सकता था हमें। बट ये यहाँ पे जो भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में जो भी एंथैल्पी मिलेगा, स्टैंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मिलेगा, वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगा स्टूडेंट, ये पॉइंट है। ठीक हो गया, ये हो गया स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फिर जो दूसरा टर्म आता है वो आता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब देखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, कंबशन एक जलाने का प्रोसेस है, तो इसमें प्रोडक्ट पे कोई आपका कंट्रोल नहीं है, यहाँ पे रिएक्टेंट पे कंट्रोल होना चाहिए। तो जो आप रिएक्टेंट ले रहे हो ना, वो 1 मोल होना चाहिए, बस सिंपल कंडीशन है। अगर आप 1 मोल सब्सटेंस को बर्न कर रहे हो तो जो भी हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, बिकॉज कंबशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, जो भी हीट एनर्जी रिलीज हो रही है वो क्या है आपका, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए, हाँ? तो जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, चलिए अब बात करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री में। अब सिर्फ दो टॉपिक रह गए हमारा, एक है आपका बॉन्ड एंथैल्पी और एक है आपका हेस लॉ, ठीक। तो बॉन्ड एंथैल्पी की अगर हम बात कर लेते हैं, द एंथैल्पी चेंज रिक्वायर्ड टू ब्रेक पर्टिकुलर कोवैलेंट बॉन्ड इन 1 मोल ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल। देखो बहुत सिंपल है, एक मॉलिक्यूल है, CH4 है, करेक्ट है। तो या फिर ऐसे हम समझ लेते हैं इसको, जैसे ये एक बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, तो इसको तोड़ने के लिए 1 मोल ऑफ बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए जो भी हीट एनर्जी देनी पड़ रही, क्या मैं कह रहा हूँ 1 मोल ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो भी एनर्जी हम दे रहे हैं, जो भी सप्लाई कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड और बॉन्ड एंथैल्पी। देखो दोनों वर्ड, दोनों से, काम तो एक ही करते हैं। अगर आपके मॉलिक्यूल में ना सिर्फ एक टाइप का बॉन्ड, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, तो यहाँ पे आप चाहे बॉन्ड देखो, यहाँ पे चाहे बॉन्ड एंथैल्पी बोल दो, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोल दो, दोनों सेम चीज है। लेकिन अगर CH4 फॉर एग्जांपल ऐसा है, तो यहाँ पे तो पहले ये बॉन्ड टूटेगा, फिर ये टूटेगा, फिर ये टूटेगा, फिर ये वाला टूटेगा, तो यहाँ पे आपको बॉन्ड एंथैल्पी टर्म यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे आप बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी नहीं कह सकते, ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग बॉन्ड टूट रहे हैं। तो ये तो हो गया डेफिनेशन। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। अब एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, देखो स्टूडेंट, CH4 है तो कार्बन हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड है, ये भी कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन। अब कार्बन हाइड्रोजन के चार चार बॉन्ड है, तो आपने पहला बॉन्ड तोड़ा तो आपको ऐसा लगेगा कि चारों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में सेम अमाउंट में एनर्जी लगेगी, मतलब कार्बन हाइड्रोजन को तोड़ने में 100, दूसरे वाले कार्बन हाइड्रोजन को भी तोड़ने में 100, ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं है, सेम नहीं है लगेगा, अलग अलग एनर्जी लगती है। तो पहले जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ये देखो, ये CH4 था, ये एक कार CH3 फिर H, मतलब एक कार्बन हाइड्रोजन, तो डेल्टा H कितना है 427। फिर CH3 से एक बॉन्ड टूटा, फिर डेल्टा H कितना आया, इट बिकम CH2 439। फिर CH2 से एक बॉन्ड तोड़ा, फिर 452 आया, फिर फिर बॉन्ड तोड़, फिर 347 आया। तो दिस इज कॉल्ड, तो यहाँ पे ना, तो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम चारों को ऐड कर देंगे, चारों को ऐड करेंगे बाद 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा एक बात और है, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी से आप हीट ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हो। उसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा H0 इज इक्वल टू समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। याद रखिएगा, हीट ऑफ रिएक्शन हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी से निकाल सकते हैं, तो ये फॉर्मूले को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक हो गया, चलिए स्टूडेंट। अच्छा एक और फॉर्मूला जो रह गया था वो था हीट ऑफ रिएक्शन, हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्म, एक और फार्मूला जो बहुत काम आएगा वो आता है समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये है आपका हीट ऑफ अगर बॉन्ड एंथैल्पी दिया है आपको प्रॉब्लम में, तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, रिएक्टेंट की बॉन्ड एंथैल्पी पहले लिखना है, प्रोडक्ट की बाद में लिखना है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है मॉलिक्यूल्स का,
ठीक है ना, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कुछ की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमको पता होगा, वो दिया होता है। लेकिन जैसे आयन है, एलिमेंट्स, आयन है या कॉपर है, या अगर एलिमेंटल फॉर्म में, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमेशा क्या होता है स्टूडेंट, जीरो होता है। ठीक है, लेकिन अगर वो उसका जीरो होता है, और तो एक मिनट, हाँ मैं ये कह रहा था आपको कि जैसे अगर आपको, मैंने बोला कि ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या करना है, तो इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमेशा जीरो आएगा। इसी तरीके से आयन है, तो इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी क्या आएगा, हमेशा जीरो आएगा। याद रखना। तो जो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में ऑलरेडी दिया हुआ है ना, जो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है या एलिमेंटल फॉर्म में है, उनका स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन हमेशा क्या होता है स्टूडेंट, जीरो होता है। तो ये दो फॉर्मूले बहुत काम के आते हैं। चलिए स्टूडेंट, थर्मोकेमिस्ट्री का जो लास्ट टॉपिक है वो है हेस लॉ। क्या है वो, हेस लॉ। हेस लॉ क्या कहता है आपको, हेस लॉ ये कहता है कि अगर आप कोई मॉलिक्यूल बना रहे हो, तो आप उसको चाहे एक स्टेप में बनाओ चाहे मल्टीपल स्टेप में बनाओ, हीट ऑफ रिएक्शन दोनों ही केसेस में क्या होगा, सेम होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ भी बात ऐसी आ रही है कि अगर, और इसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखिए, अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कार्बन प्लस O2, सो कार्बन प्लस हाफ ऑक्सीजन इट प्रोड्यूसेस CO, एंड CO प्लस हाफ ऑक्सीजन अगेन इट प्रोड्यूसेस CO2। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं एक हाइपोथेटिकल वैल्यू मैं ले रहा हूँ, मुझे यहाँ पे मान लीजिए डेल्टा H 50 है, यहाँ पे +50 है, यहाँ पे भी डेल्टा H मान लेते हैं +150 100 है। कितना है, 100 है, तो कितना आएगा ओवरऑल, सो डेल्टा एच बिकम्स +150। ठीक है, और इसी CO2 को अगर मैं डायरेक्टली बनाऊं, मतलब कार्बन प्लस O2 CO2, तो अगेन यहाँ पे भी डेल्टा एच कितना आएगा, +150। मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे अगर CO2 बनाना, क्या बनाना है मुझे, CO2, तो मैं CO2 को चाहे एक स्टेप में बनाऊं चाहे चाहे मल्टीपल स्टेप में बनाऊं, मेरा जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो क्या आने वाला, वो सेम ही आने वाला दोनों केसेस में। ठीक है, ये हो गया हेस लॉ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थर्मोकेमिस्ट्री देखिए यहाँ पे ओवर हुआ है। अब हम आगे बात करेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, रिवर्सिबिलिटी, गिब्स एनर्जी, ये टोटली डिफरेंट टॉपिक है। ठीक, चलिए स्टूडेंट बात करते हैं, पहले हम लोग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात कर लेते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, अ प्रोसेस विच टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का डेफिनेशन क्या होता है, अ प्रोसेस विच टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक हो गया। अब देखो, स्पॉन्टेन रीजन क्या है, कोई भी प्रोसेस ऐसा नहीं कि अपने आप हो रहा है, जादू नहीं हो रहा है, हर चीज के पीछे क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स होता है। तो दो तरीके की ड्राइविंग फोर्स होती है। पहली होती है टेंडेंसी फॉर मिनिमम एनर्जी, टेंडेंसी फॉर मिनिमम एनर्जी, जो कि होता है डेल्टा एच। ठीक है, और दूसरा जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो होता है टेंडेंसी फॉर मैक्सिमम रैंडमनेस, जो कि होता है एंट्रोपी। क्या होता है स्टूडेंट, एंट्रोपी, एंड दिस इज कॉल्ड एंट्रोपी फैक्टर। मतलब एक होता है आपका एंट्रोपी, देखो एक होता है आपका एनर्जी फैक्टर, एक होता है स्टूडेंट आपका एंट्रोपी फैक्टर। अगर ये दोनों फैक्टर प्रोसेस को फेवर कर रहे हैं तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, अगर एक फेवर कर रहा है एक अपोज कर रहा है, तो उसमें टेम्परेचर का इफेक्ट आ जाता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है ना, मतलब पहले क्या लगता था कि जितने भी देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो भी हैं, ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस। याद रखना, जितने भी दुनिया में एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, बिकॉज वो मोर एनर्जेटिक स्टेट से लेस एनर्जेटिक स्टेट में जाते हैं। तो ये तो नेचर का रूल है, अगर एक सिस्टम हायर एनर्जी लेवल पर है तो वो लोअर एनर्जी लेवल पे अपने आप जाएगा, क्योंकि सिस्टम को स्टेबिलिटी मिलती है। तो इसकी वजह से ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस। If all exothermic reactions are spontaneous, it doesn't mean that all endothermic reactions are non spontaneous. दुनिया में बहुत सारे एंडोथर्मिक प्रोसेस हैं जो कि स्पॉन्टेनियस हैं। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस इज एन एंडोथर्मिक बट इट इज एन स्पॉन्टेनियस। चाय का, समझे बात को, ये बात याद रखना, आइस का मेल्ट होना, ठीक है, आइस का मेल्ट होना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, लेकिन फिर भी ये क्या है, एक स्पॉन्टेनियस है। हम इसे नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं कहते, मतलब वहां पे एनर्जी फैक्टर फेल हो रहा है बट एंट्रोपी फैक्टर वहां पे सक्सेसफुल है। मतलब कौन सा फैक्टर लग रहा है, एंट्रोपी फैक्टर।
तो याद रखना, शॉर्ट में आपको थियरी में याद रखना, ये दोनों फैक्टर जो होते हैं स्पॉन्टेनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कंबाइंड दोनों फैक्टर स्पॉन्टेनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एनर्जी फैक्टर एंड एंट्रोपी फैक्टर, ठीक है, याद रखिएगा। फिर हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है? देखो स्टूडेंट, एंट्रोपी सिंपली एंट्रोपी इज द एनर्जी स्टेट। देखो, अगर आप हायर साइंसेस में जाओगे तो ये माइक्रो स्टेट्स होते हैं, ठीक है ना, दीज आर द माइक्रो स्टेट्स, बट हम उस पर बात नहीं करने वाले। सिंपल डेफिनेशन क्या है एंट्रोपी? इट इज़ द मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। क्या होता है? इट इज़ अ मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस को। क्वांटिटेटिवली एंट्रोपी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी। ये फॉर्मूला आपको काम आने वाला है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपको काम आने वाला है। अच्छा, ये याद रखो कि कौन कौन से प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ता है, कौन कौन से प्रोसेस में एंट्रोपी कम होता है। जैसे आइस अगर मेल्ट हो रहा है, तो आइस अगर मेल्ट हो रहा है तो मॉलिक्यूल दूर दूर जा रहे हैं। तो मॉलिक्यूल जब दूर दूर जा रहे हैं, अगर मॉलिक्यूल में दूर जैसे अलगाव है, तो उसे हम कहेंगे डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है, गैस का फैलना, गैस का डिफ्यूज होना, ये क्या है? एंट्रोपी बढ़ने का, इसमें एंट्रोपी बढ़ रही है, रैंडमनेस बढ़ रहा है। इसी तरीके से सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, ये क्या हो रहा है? एंट्रोपी बढ़ने का प्रोसेस है। अगर अपोजिट करोगे तो ये एंट्रोपी क्या हो रही है? कम हो रही है। इस तरीके के सवाल आते हैं, वह प्रोसेस दे देगा, आपको पूछेगा कि इसमें डेल्टा एस पॉजिटिव कि डेल्टा एस नेगेटिव है, तो जहाँ पे भी एंट्रोपी बढ़ेगी डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, जहाँ पे एंट्रोपी कम होगी डेल्टा एस क्या होगा? नेगेटिव होगा, याद रखिए ना। सो दिस इज द फॉर्मूला विच इज यूजफुल फॉर आवर एग्जाम, ठीक है, याद रखना। फिर आता है एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी। अब देखो, एंट्रोपी और स्पॉन्टेनिटी को कनेक्ट करना, तो याद रखना स्टूडेंट, अगर इफ डेल्टा एस इज पॉजिटिव, डेल्टा एस इज पॉजिटिव, तो प्रोसेस क्या है? स्पॉन्टेनियस है, याद रखना स्टूडेंट। अगर डेल्टा एस नेगेटिव है, प्रोसेस क्या है स्टूडेंट? नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। और अगर डेल्टा एस जीरो है तो प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। डेल्टा एस पॉजिटिव तो प्रोसेस क्या है? स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एस नेगेटिव प्रोसेस क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एस अगर जीरो है तो प्रोसेस क्या है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इस चीज़ को ना याद रखना, देखो ये चीज़ लिखी हुई है। डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस टोटल का मतलब ये होता है कि सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का, तो डेल्टा एस टोटल अगर ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स इट इज पॉजिटिव, देन प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अगर वो नेगेटिव है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। देखो कैसे आता है ये, सीटी के लिए सीटी के लिए ज़रूरी नहीं है, सीटी जैसे एग्जाम के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। हाँ, तो एक फॉर्मूला जो आपको काम आएगा वो ये है थर्ड में, इसमें डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। तो टोटल एंट्रोपी चेंज होता है वो सिस्टम की एंट्रोपी में बदलाव और सराउंडिंग की एंट्रोपी में बदलाव, दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, ये हो आगे हम बात करेंगे गिब्स एनर्जी की। किसकी बात करने वाले हैं? गिब्स एनर्जी की। देखो, गिब्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी, गिब्स एनर्जी पढ़ेंगे, गिब्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी को समझने की कोशिश करेंगे क्या होता है। देखो, देखो पहली बात तो गिब्स एनर्जी है क्या वो देख लेते हैं। सो अगर हम बात करें गिब्स एनर्जी की, अच्छा वो सेकंड लॉ रह गया, उसको भी डिस्कस करना है। गिब्स एनर्जी, जी से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। देखते हैं कितना बाकी है इसमें। हाँ, सो ऑलमोस्ट ख़त्म ही है चैप्टर, ठीक है। यस, देखो यहाँ पे समझिए क्या बात है। तो जब हम गिब्स एनर्जी की बात करते हैं तो गिब्स एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय जी। अब देखो इसका जो फॉर्मूला होता है, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, और डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। गिब्स एनर्जी क्या देता है? इट इज एनर्जी, इट इज एनर्जी required to do useful work, to do यूजफुल वर्क। यूजफुल वर्क का मतलब होता है स्टूडेंट नॉन एक्सपांशन वर्क। क्या होता है? नॉन एक्सपांशन वर्क और नॉन, ठीक है, वो सीटी के लिए ज़रूरी नहीं है, बट इतना याद रखना ये यूजफुल वर्क करने के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। ये एनर्जी लगती है, सिस्टम कोई भी यूजफुल वर्क करता है। तो अगर जैसे
इसको अब यूजफुल वर्क क्या है समझिए इस बात को। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सिस्टम हूँ, तो मैं ये जो काम कर रहा हूँ, मैं जो काम कर पा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं सुबह खाना पीना खाकर घर से अपने निकला, दिन भर मैंने काम किया, एक टाइम पर मैं थक जाऊंगा। तो होता क्या है कि जब मैं शुरू में घर से निकला था तो गिव्स एनर्जी क्या थी, मैक्सिमम थी। जैसे जैसे मैं काम करता गया गिव्स एनर्जी कम होती गई, मेरा मेरा वर्क का तो आउटपुट बढ़ रहा है, बट गिव्स एनर्जी कम हो रही है, वर्क बढ़ रहा है, गिव्स एनर्जी कम हो रही है, वर्क बढ़ रहा है। जब गिव्स एनर्जी जीरो हो जाती है तो इस पॉइंट में मैं थक जाता हूँ, मैं कोई भी काम नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं कि मेरे अंदर एनर्जी नहीं है एनर्जी है, बट वो सिस्टम को सिस्टम की एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है। तो सिस्टम उस एनर्जी को यूज़ नहीं करता वर्क करने के लिए, याद रखिएगा। सो इट इज़ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू यूजफुल वर्क, याद रखना। सो स्पॉन्टेनिटी से स्टूडेंट रिलेट करते हैं, तो देखो डेल्टा एस टोटल गिव्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी से अगर हम रिलेट करें तो क्या होता है। देखो यहाँ से हम फॉर्मूला निकाल पाएंगे, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। ठीक है, मान लेते हैं कि सराउंडिंग ने वर्क करा, सराउंडिंग ने एनर्जी रिलीज करी। तो डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई टी लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर क्यू मैं ऐसे लिख देता हूँ माइनस डेल्टा एच अपॉन टी। करेक्ट है। क्यू रिवर्सिबल बाई टी है, कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हो, तो क्यू की जगह पे डेल्टा एच लिख सकते हो, क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हो, डेल्टा एच, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे है ना, ये हमने पीछे देखा था। क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा एच, ठीक है। सो उसको यहाँ पे डाल दीजिए फॉर्मूले में। सो डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू टी डेल्टा एस, सिस्टम हटा दो, डेल्टा एस सराउंडिंग अपॉन टी, और फिर टी इधर भी ले लो। सो टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू टी डेल्टा एस, और स्टूडेंट ये तो सराउंडिंग, सॉरी ये डेल्टा एच है ना यहाँ पे, एक मिनट जस्ट अ मिनट, माइनस डेल्टा एच अपॉन टी, करेक्ट है। सो माइनस डेल्टा एच अपॉन, हाँ, सो दिस फार्मूला कम्स डाउन टू टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल डेल्टा टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच। अब अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सो अगर आप पिछले वाले फॉर्मूले में, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी। इसका क्या मतलब, इसे ये क्वेश्चन क्या एम्प्लीफाई कर रहा है आपको, देखो इसका मतलब ये है कि जब डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव है, उस समय डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है, और डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव कब होता है, जब प्रोसेस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस। तो याद रखना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी क्या होगा स्टूडेंट, नेगेटिव होगा। टी डेल्टा एस टोटल अगर जब नेगेटिव है तो उस समय डेल्टा जी क्या होगा स्टूडेंट, पॉजिटिव होगा। प्रोसेस क्या होगा आपका, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। और अगर टी डेल्टा एस टोटल ज़ीरो है, तो उस समय डेल्टा जी भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। प्रोसेस इन ठीक है। तो ये चीज़ है। चलिए स्टूडेंट, सो ये हमने देख लिया स्पॉन्टेनिटी का क्या हिसाब किताब है। चलो अब एक चीज़ और देख लेते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख लेते हैं क्या होता है। टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं ऑन स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस। सो एक टेबल है जो अक्सर काम आता है हमें। यहाँ पे हम लिखेंगे डेल्टा एच, यहाँ पे हम लिखेंगे डेल्टास, यहाँ पे लिखेंगे टेम्परेचर, यहाँ पे लिखेंगे प्रोसेस, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, अगर डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, तो कोई भी टेम्परेचर होने दो, कोई भी टेम्परेचर होने दो, प्रोसेस क्या होने वाला है, स्पॉन्टेनियस। क्या होने वाला है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। अगर ये पॉजिटिव ये माइनस, तो दोनों ही दोनों ही अपोजिंग फोर्स हो गए। पहले केस में दोनों ही क्या थे, ड्राइविंग फोर्स है। अब यहाँ पे तो कोई भी टेम्परेचर अगेन यहाँ पे भी होने, तो प्रोसेस क्या है आपका, नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, मान लेते हैं कि दोनों प्लस प्लस हैं, क्या है दोनों, ऐसा समझते हैं कि मान लीजिए दोनों प्लस प्लस हैं, ठीक है। तो अगर प्लस होने का मतलब डेल्टा एस तो फेवर कर रहा है, तो हाई टेम्परेचर पे प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है।
और अगर लो टेम्परेचर ले लिया तो प्रोसेस क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। इस कंडीशंस को आपने डायरेक्टली याद करना है, ठीक है। अगर मैं दोनों माइनस माइनस लूँ तो लो टेम्परेचर अगर है तो प्रोसेस क्या होगा स्टूडेंट, स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर माइनस प्रोसेस अगर हाई है तो प्रोसेस क्या होगा आपका, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को। सो दिस टेबल इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर द स्पॉन्टेनिटी। सो दिस टेबल रिप्रेजेंट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्पॉन्टेनिटी, ठीक है। चलिए एक और यहाँ पे याद रखना, दिस इज ये देखो एक फॉर्मूला लिखा हुआ टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर क्या होता है, T इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है, ये इसको कहते हैं क्रॉस ओवर टेम्परेचर। क्रॉस ओवर टेम्परेचर का मतलब होता है कि इस टेम्परेचर पे प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस से नॉन स्पॉन्टेनियस बन सकता है, अगर नॉन स्पॉन्टेनियस से स्पॉन्टेनियस बन सकता है, तो ये याद रखना। ऐसा सवाल अगर पूछा कि कौन सा टेम्परेचर प्रोसेस बिकम्स स्पॉन्टेनियस टू नॉन स्पॉन्टेनियस, तो आपका ये वाला फार्मूला काम आएगा, ठीक है। फिर स्टूडेंट एक और फार्मूला आता है, गिब्स एनर्जी गिब्स फंक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो डायरेक्ट आपने फार्मूला इसमें याद रखना है। इसमें क्या किया गया है, गिब्स एनर्जी को स्टैंडर्ड गिब्स चेंज इन चेंज इन गिब्स एनर्जी को स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स एनर्जी से डिनोट किया गया है। सो डेल्टा जी इज इक्वल डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग क्यू, इसमें आपको ध्यान रखना है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हो जाता है स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम कंडीशन में डेल्टा जी हो जाएगा जीरो। इक्विलिब्रियम कंडीशन में डेल्टा जी क्या हो जाए, इस फॉर्मूले को आपने ध्यान में रखना, इस पे क्वेश्चन आते हैं। डेल्टा जी इक्वल डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग क्यू। और अगर केमिकल रिएक्शन और इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा ही, आप जानते हो क्यू क्या होता है, रिएक्शन क्वोशंट। रिएक्शन क्वोशंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द, इट इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में लोगे तो डेल्टा जी क्या होगा स्टूडेंट, जीरो। सो डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग क्यू सी, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हमारा बेसिक इक्वेशन है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग क्यू, करेक्ट है। अभी जो एल एन वाला लॉग है हम इसको बदल सकते हैं ऐसे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू, करेक्ट है। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इक्विलिब्रियम में क्या होता है स्टूडेंट, डेल्टा जी हो जाएगा आपका जीरो। सो जीरो इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू की जगह आ जाएगा के, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्यू क्या हो जाता है, के हो जाता है। सो डेल्टा जी नॉट बिकम्स माइनस 2.303 आर टी लॉग के। सो दिस फॉर्मूला इज यूजफुल। के क्या होता है, के इज द रेशियो, ठीक है। ये फॉर्मूला देखिए डिराइव किया गया है यहाँ पे। चलो सुनिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के स्टेटमेंट क्या कहता है हमें। देखो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की अगर हम बात करें तो उसका स्टेटमेंट हमें ये कहता है, द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग इंक्रीजेस इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसका क्या मतलब है, अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। याद रखना मैं ये बोल रहा हूँ, मेरे इस बोलने के प्रोसेस में भी यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ जाती, टोटल एंट्रोपी, एंट्रोपी कभी कम नहीं होता, एंट्रोपी हमेशा बढ़ता रहता है, हमेशा बढ़ते रहते इसके, ठीक है ना। एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। कई लोग एक आर्ग्यूमेंट एक करते हैं, ठीक है सर वो फ्रिज में हमने आइस रख दिया, और सॉरी लिक्विड वाटर रख दिया तो आइस बन गया, तो वहाँ तो एंट्रोपी कम हो गया। हाँ सिस्टम की एंट्रोपी कम हुई है, बट वो है वो जो आपका फ्रिज है चल रहा है, वो तो बाहर तो हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है, बाहर तो डिसऑर्डरेंस बढ़ा ही रहा है। तो ओवरऑल एंट्रोपी हमेशा बढ़ता रहता है, कोई भी दुनिया का प्रोसेस कर लीजिए, ओवरऑल एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। सो यही है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, एक ही स्टेटमेंट हमें दिया था, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। ये हो गया हमारा। सो ठीक है स्टूडेंट, सो दिस इज अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ये पूरा जो थियोरेटिकल डिस्कशन था हमने थर्मोडायनामिक्स पे ख़त्म कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हम मिलेंगे तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, या जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आने वाले हैं, जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उस पर भी डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, सो थैंक यू।